हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी के लिए अपने अगले चैप्टर को, और यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। सो दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी, सो दिस वीडियो डेफिनेटली विल हेल्प यू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अबाउट डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जो आपका टॉपिक नंबर 4 है। इफ़ यू सी योर सिलेबस जो आपका टीजीटी पीजीटी का है, तो एक बार मैं फटाफट से सिलेबस के अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इनकेस कोई मुझे पहली बार देख रहा है तो आप लोग पहले की वीडियोस देख सकते हैं। हमने चैप्टर 1 फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कर लिया है, चैप्टर 2 हमने कर लिया है, चैप्टर 3 भी हमने यहाँ पे वी हैव फिनिश्ड दिस एज वेल, एंड तीनों पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और मैं लिंक दे दूंगी इसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी जिसमें सारी वीडियोस आप देख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये वाला चैप्टर। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या चीज़ें हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, अथॉरिटी, डिसिप्लिन और ह्यूमन राइट्स विद द रेफरेंस टू चाइल्ड राइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी चीज़ें हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रीवियस क्वेश्चंस, एंड वी विल फोकस ऑन द टॉपिक। और मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग यहाँ पे कम समय में सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एंड मैं पीडीएफ दे दूंगी, पीडीएफ की टेंशन मत लिया करो, पहले वीडियो देख लो। कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है, पीडीएफ तो बाद में भी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है। तो पहले प्लीज़ वीडियो में आप समझा करें, तुरंत पीडीएफ मत किया करो, मैं दे दूंगी। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे मैंने आज शेयर कर दिया है, अब आप उसको आराम से रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो पहले हम डेमोक्रेसी के मीनिंग को देखेंगे, इसका इटमोलॉजिकल मीनिंग क्या है, कहाँ से आया है। सो द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, 2 ग्रीक शब्दों से आया है। फर्स्ट ग्रीक वर्ड है डिमोस, मतलब द पीपल, जिसका मतलब होता है जनता, एंड द सेकेंड वर्ड इज क्रेटोस। तो डिमोस एंड क्रेटोस से दोनों वर्ड मिलके क्या बना, डेमोक्रेसी बना है। डिमोस मतलब होता है द पीपल, एंड आपका क्रेटोस का मतलब होता है पावर और द रूल, या फिर शक्ति या शासन, इसको हम कह सकते हैं। तो इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो ग्रीक वर्ड से आया है, 2 वर्ड से आया है, और इसका मतलब हुआ पावर ऑफ द पीपल, यानी जनता की शक्ति को ही डेमोक्रेसी कहा जाता है, यानी दैट मीन्स पावर ऑफ द पीपल। एरिस्टोटल ने कहा यहाँ पे कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय मेनी। एरिस्टोटल की डेफिनेशन है डेमोक्रेसी। एरिस्टोटल, अरस्तु ने कहा कि बहुसंख्यकों द्वारा जो शासन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रीक वर्ड समझना है। ग्रीक वर्ड के 2 वर्ड से आया है, डिमोस एंड क्रेटोस, जिसका मतलब होता है पावर ऑफ द पीपल। ठीक है, अब देखो अगर डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ग्रीस से हुआ है। ठीक है, सो डेमोक्रेसी फर्स्ट डेवलप्ड इन एंशिएंट ग्रीस, स्पेशली इन एथेंस। तो जो ग्रीस की राजधानी थी एथेंस, यहाँ पे डेमोक्रेसी सबसे पहले यहाँ से आया है, इसका ओरिजिन यहाँ से हुआ है। और एथेंस में ऑल अडल्ट मेल सिटीजन्स कुड टेक पार्ट डायरेक्टली इन मेकिंग लॉज एंड डिसीजन। वहाँ पे क्या होता था कि जो मेल सिटीजन्स होते थे वही क्या करते थे, डायरेक्टली पार्ट लिया करते थे, जो भी डिसीजन है, लॉज हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो यहाँ पे लोग खुद से ही क्या करते थे, सीधे चर्चा करते थे, और मतदान भी वहीं पे होता था। और देयर वर नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक टुडे, जैसे आज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उस टाइम नहीं होता था। उस टाइम लोग डायरेक्टली क्या करते थे, यहाँ पे डिस्कशन के थ्रू, या मान लो मतदान हो रहा है उसके थ्रू यहाँ पे सिलेक्ट करते थे। तो इसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते थे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करता था, और यहीं से लोकतंत्र की अवधारणा आई। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशन है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है अब्राहम लिंकन की। तो अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को बोला कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, याद रखना है किसने दिया, अब्राहम लिंकन ने दिया। ऑफ द पीपल का मतलब क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों से आ रही है, यानी जो भी पावर है इट कम्स फ्रॉम द पीपल। बाय द पीपल यानी पावर एक्सरसाइज किया जाता है बाय सिटीजन्स डायरेक्टली और थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे कि आज जो जिस तरह का डेमोक्रेसी हम देख रहे हैं वो यही है, ऑफ द पीपल है, यानी लोगों से ही आ रहा है, बाय द पीपल लोगों के द्वारा है,
और फॉर द पीपल, यानी जो भी यहाँ पे पावर यूज किया जा रहा है वो लोगों के लिए यूज किया जा रहा है। तो डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग हो गया कि द डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेसी इन एजुकेशन की अगर हम बात करें, अभी तक हमने डेमोक्रेसी की बात की, एजुकेशन के बारे में पहले आपको इटमोलॉजिकल मीनिंग समझना है, फिर बेसिक मीनिंग इसका समझना है। तो इटमोलॉजिकल मीनिंग अगर हम एजुकेशन का देखें तो यहाँ पे आपको 3 वर्ड ध्यान में रखने हैं। पहला वर्ड होता है एडुकेटम, दूसरा वर्ड है एडुकेयर एंड द थर्ड वन इज एडुसियर। ठीक, फर्स्ट वन इज एडुकेटम, सेकेंड वन इज एडुकेयर एंड द थर्ड वर्ड इज एडुसियर। ये तीनों से आपका जो मीनिंग है वो पूछा जाता है एजुकेशन का। सो एडुकेटम आपका ई और डुको से मिलके बना है। ठीक है, तो ई का मतलब होता है आउट, यानी कोई चीज बाहर आना। ठीक है, आउट फ्रॉम इनसाइड, कोई चीज बाहर आ रहा है। ठीक है, और डुको का मतलब क्या होता है, लीड आउट। तो यहाँ पे एडुकेटम का मतलब क्या होता है, टू लीड आउट, टू लीड आउट या फिर टू ड्रॉ आउट, इसको हम ड्रॉ आउट भी बोलते हैं। एडुकेयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को नरिश करना, केयर करना, राइट। तो टू रियर, टू ब्रिंग अप इसका मीनिंग होता है। तो एडुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप एंड एडुसियर का मतलब होता है टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट। तो वो एडुसियर का मतलब आपका हो गया। तो ये एजुकेशन का इटमोलॉजिकल मीनिंग है। 3 आपके पूछे जा सकते हैं। एडुकेटम पूछेगा तो आपको ये याद रखना है, एडुकेयर याद रखना है तो रियर ब्रिंग अप हो जाएगा, और एडुसियर आएगा तो टू लीड आउट या फिर टू ड्रॉ आउट हो जाएगा। तो ये तीनों वर्ड बस याद रख लो, वर्ड से क्वेश्चन आता है। और शिक्षा का अगर हम अर्थ देखें तो एक्ट ऑफ ट्रेनिंग कहा जाता है टीचिंग को, प्रशिक्षण का कार्य है और सिस्टमैटिक होता है। टीचिंग क्या है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को रिसीव कर रहे हैं या हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो व्यवस्थित रूप से जब हम ज्ञान को दे रहे हैं या ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, उसी को हम एजुकेशन कहेंगे। और एजुकेशन इज द डिलीवरी ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज फ्रॉम टीचर टू लर्नर। यानी सिंपल भाषा में ये एक सामाजिक प्रोसेस भी हो सकता है और ये एक आपका इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, जहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, जो भी स्किल है, वैल्यू है, नॉलेज है, उसको ट्रांसमिट करता है स्टूडेंट्स में या फिर वो ज्ञान को दे रहा है। यानी डिलीवरी ऑफ नॉलेज यहाँ पे एजुकेशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक मीनिंग था एजुकेशन का। अब देखो यहाँ पे जब हम डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन की बात करते हैं तो एक आपको बुक का नाम याद रखना है जो कि जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी। जॉन डीवी ने एजुकेशन और डेमोक्रेसी के ऊपर एक किताब लिखी, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इनके दृष्टिकोण को समझते हैं कि ये एजुकेशन और डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोलते हैं। ठीक है, सो जॉन डीवी कहते हैं कि एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी आर इनसेपरेबल, यानी ये एक दूसरे से जुड़े हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता, यानी इनको सेपरेट नहीं कर सकते हम। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं शामिल होती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा है कि डेमोक्रेसी कैन नॉट डेवलप और सर्वाइव विदाउट एजुकेटेड सिटीजन। जॉन डीवी ने कहा कि जो डेमोक्रेसी है वो बिना अगर शिक्षित नागरिकों के बिना वो विकसित नहीं हो सकता है। सिंपली इन्होंने कहा कि शिक्षित नागरिकों के बिना लोकतंत्र ना तो विकसित हो सकता है और ना ही कोई भी लोकतंत्र किसी भी समाज में टिक सकता है। ठीक, अब इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो माध्यम होता है डेमोक्रेसी को लाने का, और शिक्षा जो है वो क्या हमें पढ़ाता है, फ्रीडम के बारे में, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन या पार्टिसिपेशन की बात करता है। एजुकेशन इन चीज़ों को इनकलकेट करता है स्टूडेंट्स के अंदर। इन्होंने स्कूल को कहा कि एक जो स्कूल होता है वो एक स्मॉल डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है। तो इन्होंने स्कूल को क्या बोला, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी बोला है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी बोलते हैं कि जो स्कूल है वो समाज का लघु रूप होता है और वहीं पे बच्चे जो है सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, लोकतंत्र के रूल्स को, नियमों को सीखते हैं। और इन्होंने कहा कि हम करके सीखते हैं जो भी चीज़ें हैं। तो जो आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन देखते हैं वो इनकी इसी फिलॉसफी से आया है, जहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही था कि हमें लोकतांत्रिक तरीके से बच्चों को सिखाना है। तो ये जॉन डीवी के विचार हैं और ये इनकी किताब थी जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एन इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। इन्होंने 1916 में किताब प्रकाशित की और इसका नाम याद रखना है, किसने दिया है, जॉन डीवी ने दिया है। इस किताब में इन्होंने क्या क्या कहा है, इन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है थ्रू शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, यानी साझा अनुभवों के माध्यम से निरंतर जो विकास हो रहा है वो एजुकेशन है।
यानी इन्होंने कहा कि एजुकेशन जो होता है वो एक लाइफ का प्रिपरेशन है, ठीक है, इट इज़ अ लाइफ। एजुकेशन को इन्होंने क्या माना, लाइफ माना, कि भाई ये एक प्रोसेस है जहाँ हम निरंतर विकास करते हैं और अनुभवों से सीखते हैं। डेमोक्रेसी में इन्होंने बोला कि अ वे ऑफ लिविंग, वर्किंग एंड लर्निंग टुगेदर, यानी साथ मिलकर रहना, साथ मिलकर काम करना या सीखने का तरीका जो है उसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है। और एजुकेशन और डेमोक्रेसी के बारे में इन्होंने सारी बातें इस किताब के अंदर की है। और ये बुक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जॉन डीवी का, और ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन की नींव रखती है। तो जो हम आधुनिक प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं, हम जो प्रोजेक्ट मेथड देख रहे हैं या प्रगतिशील प्रोग्रेसिव एजुकेशन जब हम बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग या एक्सपीरियंस से सीखने की बात करते हैं, वो इसी किताब से आया और उनकी इन्हीं विचारों से आया है जो ये एजुकेशन और डेमोक्रेसी के बारे में बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि द बुक डेमोक्रेसी इन एजुकेशन इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है, तो आंसर बनेगा जॉन डीवी। 1916 में ये किताब आई, ठीक है। तो जॉन डीवी ने यहाँ पे डेमोक्रेसी इन एजुकेशन बुक को दिया। अब हम बात करेंगे, देखो अभी तक हम बेसिक डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस हमने किया है, बहुत बेसिक तरीके से किया है, जहाँ पे कैसे आया, कहाँ से आया, डेमोक्रेसी एजुकेशन क्या है। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। ये चीज़ें जो रह गई हैं इनको हम अब कवर करेंगे फटाफट से। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे हम इक्वालिटी का, समानता की अवधारणा देखेंगे। तो इक्वालिटी को बेसिकली वन ऑफ द पिलर्स माना जाता है कि, ठीक है, ये लोकतंत्र का एक मूल स्तंभ है, राइट। समानता जो है लोकतंत्र का मूल स्तंभ है। एंड अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इक्वालिटी में नहीं था, राइट। पहले बहुत ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या इक्वालिटी की बात एंशियंट टाइम में नहीं की जाती थी, स्लेवरी बहुत ज़्यादा रहती थी। तो जब आइडिया है 18th सेंचुरी में, वो दो इम्पॉर्टेंट इवेंट से आया। मतलब पहले इक्वालिटी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे दो ग्रेट रिवोल्यूशन हुए। हिस्ट्री के अंदर भी आप देखेंगे दो ऐसे क्रांति हुई जिसके बाद से जो समानता है उसको महत्व भी दिया जाने लगा। पहला था अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1976 में, एंड द फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हुआ उसके अंदर बेसिकली हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी, तीनों चीज़ों के बारे में इसके अंदर बात की थी कि भाई लिबर्टी यानी फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, यानी कि साथ मिलने की भावना जो है वो यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। सो in the 19th and 20th centuries, with the development of democratic principles, the concept of equality became a basic principle of modern age. तो इसमें आपको क्या समझना है कि जो इक्वालिटी है वो एक लोकतंत्र का मूल स्तंभ है। पहले इसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। दो इम्पॉर्टेंट ऐसे रेवोल्यूशन हुए जिसके बाद से यहाँ पे बात की जाने लगी कि भाई जो मॉडर्न एज की जब हम बात करते हैं तो इक्वालिटी बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट हुआ। अब अगर हम मीनिंग की बात करें तो जब हम कॉमन सेंस में बात करते हैं तो इक्वालिटी का मतलब हम समझते हैं कि इक्वल इनकम होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए और सबको हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन अगर हम इसके वास्तविक अर्थ की बात करें इक्वालिटी के बारे में, तो इसमें आपको 2-4 पॉइंट याद रखने जहाँ से आपका MCQ बन सकता है। पहला कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हम दे तो रहे हैं, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, ये बात सच है, ये इक्वालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे मेन इसका कंसर्न है रिडक्शन ऑफ वाइड सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, यानी जो असमानता हो रही है सामाजिक आर्थिक, उसको कम करना इक्वालिटी का मेन पर्पस है। केवल समान अवसर दे देना नहीं होता है, इसका मतलब है कि हम रिडक्शन कर रहे हैं जो डिस्पैरिटीज, जो बेसिकली कमियां फैली हुई हैं या जो डिस्पैरिटी को और क्या कह सकते हैं, जो क्षति है उसको हटाना, उसको दूर करना। फिर तीसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, यानी विशेष अधिकारों का अभाव होना, यानी कि हम किसी एक तबके को विशेष अधिकार नहीं देंगे। इक्वालिटी किस चीज़ की बात करते हैं कि स्पेशल प्रिविलेजेस जो हम दे रहे हैं किसी को, उसको क्या करना, खत्म करना या उसका एब्सेंस हो जाना ही इक्वालिटी होता है, ठीक है।
फिर है फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड, यानी सभी को बेसिक नीड हो, मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त हो। एंड इक्वल चांस मिलना चाहिए बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड मेरिट, यानी मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। मेरिटोक्रेसी का मतलब है कि हम किसी इंसान की एबिलिटी और उसके मेरिट के आधार पे ही हम उसको इक्वल चांस देंगे, तो ये इक्वालिटी कहता है। अब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज का मतलब होता है कि हम नीड के अकॉर्डिंग बेसिकली लोगों को ट्रीट करेंगे, कि जिसको जैसी आवश्यकता है। जैसे विमेन एजुकेशन की हम बात करते हैं तो हो सकता है हम विमेन को जो अपॉर्चुनिटी है वो अलग तरीके से दें। तो ये बेसिकली इक्वालिटी, समानता, इन चीज़ों की बात करता है। और दो एस्पेक्ट होते हैं यहाँ पे इक्वालिटी के, पहला होता है नेगेटिव एस्पेक्ट एंड सेकंड वन इज पॉजिटिव एस्पेक्ट। इसमें क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट में देखो ये कह रहे हैं कि हम जो राइट है, फैसिलिटी है, वो सबको दे देंगे, ठीक है। हम यहाँ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं इंटेलिजेंस, एबिलिटी, एजुकेशन, कमिटमेंट के आधार पे, यानी सबको सेम चीज दे देना, इक्वालिटी है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ट्रू मीनिंग इक्वालिटी का यहाँ से नहीं आ रहा है, ठीक है, कि आपने सबको एक चीज दे दी। लेकिन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है वो क्या कहता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट कहता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हम योग्यता और क्षमता के आधार पर अवसर देंगे। यहाँ पे नीड के अकॉर्डिंग हम अवसर दे रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव क्या था, कि सभी को दे देना, सभी को इक्वल फैसिलिटी अगर हम दे रहे हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसा तबका हो जिसको ज्यादा जरूरत है लेकिन उसको कम मिल रहा है, राइट। पॉजिटिव में क्या है कि हम यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे सभी को ग्रो करने का, प्रोग्रेस करने का। सपोज कोई ऐसा तबका है जिसको ज्यादा जरूरत है तो हम उसको ज्यादा जरूरत उसके नीड के अकॉर्डिंग देंगे, तो वो आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ। तो सही मायने में इक्वालिटी का मतलब यही है कि हम क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड द क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये दो एस्पेक्ट थे। इसके बाद हमारे कुछ डायमेंशंस होते हैं इक्वालिटी के। अब देखो अलग अलग तरह की इक्वालिटी हो सकती है, लीगल, सोशल। तो इसके अंदर देखो जस्ट बेसिक पॉइंट्स हमें समझना है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। बेसिक पॉइंट्स, जैसे पहला डायमेंशन क्या है, बहुत सारे आयाम होते हैं। पहला आयाम है लीगल। तो जब हम लीगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉ की बात हो जाएगी। इसका मतलब है कि जितने भी सिटीजन हैं वो सारे कानून के आगे, लॉ के आगे क्या है, बराबर है, ठीक। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, कलर, रिलीजन, क्रीड और सेक्स। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये इसमें कहा जाता है कि जो लॉ है, जो कानून है, वो सभी के लिए समान है, ठीक। अब इसमें विशेषता इसकी क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि रैंक स्टेटस का फर्क नहीं है। ये कहते हैं सिंपल भाषा में कि कानून की नजर में सब बराबर है। तो ये कैसा डायमेंशन है इक्वालिटी का, लीगल डायमेंशन है, जहां लॉ की बात कर रहे हैं, नियम की बात कर रहे हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो गया, सभी को सुरक्षा समान मिलेगी, कानूनों की सुरक्षा सबको समान मिलेगा रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर और रैंक। फिर इक्वल लॉ है सबके लिए, इक्वल राइट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है पब्लिक जॉब में, और स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे वीकर सेक्शन के लिए है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेशल सहायक प्रावधान हम कहाँ दे रहे हैं, नीड के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो ये एक इक्वालिटी का एस्पेक्ट हुआ कि जिनको ज्यादा जरूरत है या कोई ऐसा सेक्शन है जिसको जरूरत है स्पेशल प्रोविजन देने की ड्यू टू वेरियस रीजंस, सो वहाँ पे उनको प्रोवाइड भी करेंगे, ठीक। तो ये लीगल है। फिर नो स्पेशल प्रिविलेज, किसी वर्ग या व्यक्ति को अतिरिक्त विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा हम उनको प्रिविलेज वहाँ पे नहीं देंगे। तो ये क्या है, कानूनी समानता है। उसके बाद राजनीतिक में क्या आ जाएगा, पॉलिटिकल राइट्स आ जाएंगे। डेमोक्रेटिक स्टेट्स में ये पाया जाता है हमारा इस तरह का इक्वालिटी। और इसके अंदर बेसिकली ये कहा जाता है कि मताधिकार जो है उसमें नागरिक जो है भागीदार होते हैं। मतलब वही है कि पावर जो है, जो हम अगर गवर्नमेंट को चुन रहे हैं तो सिटीजन के पास क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। तो इस तरह की क्वालिटी क्या है, आपका पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल में राइट टू वोट आ गया, वोट देना है ना, इलेक्शन लड़ सकते हैं हम, पब्लिक ऑफिस हम कर सकते हैं, है ना, लोक पद संभालने का समान अवसर सबको मिलेंगे। पिटिशन डालते हैं, कई बार याचिका हम डाल सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। ये भी एक क्या है, इसकी विशेषता हो गई इस तरह के इक्वालिटी की। और पार्टी बना सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल डायमेंशन में आ गया, ठीक। नेक्स्ट आता है सामाजिक। सामाजिक में देखो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सामाजिक ऐसी इक्वालिटी जहाँ पे देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, जेंडर और कलर, एनीथिंग।
रिलीजन के बेसिस पे, सभी मेंबर इक्वल है सोसाइटी में। ये कहते हैं कि सारे जो है बराबर हैं। और इसमें क्या हो सकता है, पहला एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज यानी विशेषाधिकारों का अभाव यहाँ होता है, यानी किसी एक तबके को हम विशेष अधिकार नहीं देंगे। नीड के अकॉर्डिंग जरूर हम उनको फोकस कर सकते हैं, लेकिन विशेष अधिकार यानी कि अलग से प्रिविलेज नहीं देंगे। फिर है फ्री एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों पर हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, इक्वालिटी है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी है, और इक्वल राइट और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, यानी सुरक्षात्मक भेदभाव होगा, यानी इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं सोसाइटी में। तो ये आपका सामाजिक है, सामाजिक समानता की बात हो रही है। फिर आर्थिक समानता क्या है, ऑल इक्वालिटीज, ये सभी समानताओं का आधार है, ठीक है। इक्वालिटी जब हम इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको जो वेल्थ है वो एक जैसा मिलेगा। ये कहते हैं कि फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, भाई सभी के पास ऐसा अपॉर्चुनिटी हो जिससे कि वो अपना जो है जीविका कमा सके, है ना। तो फेयर अपॉर्चुनिटी देने का काम यहाँ किया जाता है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी देना वर्क में, है ना। वेजेस जो है, जो डेली वेज दे रहे हैं वो सेम जॉब में सबके लिए इक्वल होना चाहिए। बेसिक नीड होना चाहिए, रिड्यूस करना रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उसको कम करना इसका ऑब्जेक्टिव है। सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पे वेल्थ और एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम इकोनॉमिकल यानी आर्थिक समानता की बात कर रहे हैं। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको समझने थे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एक क्वेश्चन था कि वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ डैश। किसका एब्सेंस होता है जब हम बात करते हैं समाज में समानता का निहितार्थ, किस चीज का अभाव होता है, यानी अभाव किस चीज का करेंगे, प्रिविलेजेस का, ठीक है। यानी ये कहते हैं एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। किसका एब्सेंस है, प्रिविलेज का, विशेष अधिकार नहीं देंगे। तो आंसर बनेगा इसका ए। अगला प्रश्न, अमंग द फॉलोइंग व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। क्या इंक्लूडेड नहीं होता है जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, होमोजेनिटी यानी समरूपता नहीं होगी, रीजनेबल क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, क्लासिफिकेशन नहीं होगा, या इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो इक्वालिटी में क्या चीज नहीं होना चाहिए, होमोजेनिटी नहीं होगी। बाकी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है जैसे स्पेशल प्रोविजन दे दिया SC ST OBC विमेन, तो वो उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रोटेक्टिव हो सकता है, राइट। सुरक्षात्मक भेदभाव है वो, होमोजेनिटी नहीं होगी, यानी सबको समान कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, ये चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दे तो रहे हैं, लेकिन बेस्ड ऑन देयर नीड्स, बेस्ड ऑन देयर नीड्स और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे दे रहे हैं। तो होमोजेनिटी इसकी समानता की अवधारणा में शामिल नहीं होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी हो सकते हैं। फिर है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मीन्स, समान शैक्षिक अवसर का अर्थ क्या होता है। जब हम समान शैक्षिक अवसरों की बात करते हैं तो इक्वल एक्सेसिबिलिटी टू हैव सुटेबल एजुकेशन, तो समान पहुंच होना चाहिए, ठीक बात है। फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स ओनली, तो केवल गर्ल्स के लिए गलत हो गया, ये स्पेशल प्रिविलेज देने की बात हो गई कि केवल गर्ल्स को ही दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे है कि केवल डिसेबल्ड और माइनॉरिटीज के लिए ही हम स्टैंडर्ड सेट करने हैं, ये भी गलत हो गया। ओनली है, गलत हो गया, नेगेटिव है। सो ओनली वन इसका राइट था, ठीक है। सुटेबल एजुकेशन देना, समान पहुंच, इक्वल एक्सेस होना, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर शब्द का अर्थ है कि सभी विद्यालयों को डैश मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, अब देखो जब हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर इक्वालिटी क्या हो जाएगा। इक्वालिटी का मतलब वहां पे क्या है, तो वहां पे यही है कि इक्वल एजुकेशन देंगे हम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन एंड धर्म जाति के आधार पे सभी को इक्वल समान तरीके से हम वहां पे ट्रीट करेंगे। फिर आता है अपना दूसरा कॉन्सेप्ट जो है लिबर्टी। लिबर्टी यानी कि देखो, लिबर्टी का सिंपल मतलब है कि पूरी तरह बंधनों का अभाव नहीं है। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि कोई बंधन नहीं है, एकदम हम आजाद हो गए। लिबर्टी है, मतलब अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो लिबर्टी यही होती है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, अगर हम इसका रियल सेंस में अर्थ देखें तो इट मीन्स अ कंजेनियल एटमॉस्फेयर विच हेल्प्स इन द फुल डेवलपमेंट ऑफ मेंस पर्सनालिटी, यानी एक अनुकूल वातावरण। कॉन्जेनियल यानी एक अनुकूल वातावरण जो मनुष्य के व्यक्तित्व को पूर्ण विकास में सहायक होता है। यानी अगर किसी का पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है
तो वहाँ पे जब वो किसी वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है, अपने आप को वो ढाल ले रहा है, उसका विकास वहाँ हो रहा है, ऐसा अनुकूल वातावरण वहाँ दिया जा रहा है उसको, ट्रू सेंस में वही क्या है, उसकी लिबर्टी है। ठीक है, अ पर्सन लिविंग इन सोसाइटी कैन नॉट बी फ्री टू डू एनीथिंग अगेंस्ट सोशल और स्टेट इंटरेस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोशल और स्टेट के खिलाफ जाकर के कुछ भी कर लेगा, है ना। तो इसका सिंपली मतलब है कि वो किस तरह से अडाप्ट कर रहा है अपने एनवायरनमेंट में और कैसे उसका विकास हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भारतीय संविधान ने नागरिकों को मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के तहत स्वतंत्रता दी है। जब हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, वो आ जाता है। आर्टिकल 19 में इसकी बात की गई है और 6 फंडामेंटल हमारे फ्रीडम्स की बात की गई है। कौन कौन से फ्रीडम है, जस्ट बेसिक याद रख लो। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। फिर है असेंबल करने की स्वतंत्रता है कि भाई हम सभा कर सकते हैं। संगठन, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है। घूमने की स्वतंत्रता है कि हम फ्रीली घूम सकते हैं कहीं। रिसाइड और सेटलमेंट यानी बसने की, निवास करने की स्वतंत्रता हमें दी जाती है। और किसी भी पेशे को या किसी भी प्रोफेशन को अपनाने की स्वतंत्रता हमें दी जाती है। तो ये 6 हमारे 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिनकी बात की गई है। अब देखो 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे 1958 में बर्लिन ने दिया कि 2 तरह की हमारी लिबर्टी होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है निगेटिव। ठीक है, नेगेटिव लिबर्टी क्या है, दूसरों की दखल अंदाजी से आज़ादी, मतलब जहां पे दूसरे दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, इंटरफेरेंस नहीं हो रहा जहां, उसको हम कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी। जैसे अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाहता है और सरकार उसे रोकती नहीं है तो ये कैसी लिबर्टी है, नेगेटिव लिबर्टी है। यानी उसमें उसको कोई भी दखल अंदाजी सरकार की तरफ से नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। यानी दखल अंदाजी नहीं हो रहा, इंटरफेरेंस का भाव है, नहीं हो रहा है, तो नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है कि अपने जीवन पर नियंत्रण और निर्णय लेने की क्षमता, जैसे हम सभी को अपना जीवन कैसे जीना है इसकी स्वतंत्रता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति अपना करियर चुन रहा है, खुद से करियर चुनता है और वो डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है, इस तरह की जो लिबर्टी है जहां पे अपने जीवन पर उसका खुद का निर्णय है, ये पॉजिटिव लिबर्टी है। ठीक है, तो 2 तरह की लिबर्टी होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इन मॉडर्न टाइम्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द फिलॉसफी ऑफ। जब हम मॉडर्न टाइम्स में लिबर्टी की बात करते हैं तो कौन सा यहाँ पे हमारा दर्शन है जो इससे संबंधित होगा, तो यहाँ पे उदारवादी जो विचारधारा है वो इससे संबंधित है। लिबरलिज्म इस चीज की बात करते हैं। ठीक है, उदारवाद इस चीज की बात करते हैं कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स, इक्वल जो फ्रीडम है उसकी बात हम लिबरलिज्म में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। अब हमने अभी तक फ्रीडम देखा, अब हम डिसिप्लिन की बात करेंगे। डिसिप्लिन बेसिकली क्या है, डिसिप्लिन इज एब्सोल्यूट फॉर एवरी इंडिविजुअल। पहला याद रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है डिसिप्लिन, है ना। दूसरा है कि अनुशासन का उद्देश्य बच्चे को स्वीकार्य व्यवहार चुनने और आत्मनियंत्रण सीखने में मदद करता है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है डिसिप्लिन का कि बच्चे एक्सेप्टेबल बिहेवियर करते हैं डिसिप्लिन से, अनुशासन से, और सेल्फ कंट्रोल की भावना आती है दूसरा। ठीक है, तीसरा है इट इज द एक्ट ऑफ एनकरेजिंग अदर्स टू फॉलो रूल्स एंड स्टैंडर्ड बिहेवियर्स। ये बेसिकली नियमों या मानकों के आचरण का पालन करने के लिए एक मीन्स का काम करता है, या फिर एक क्रिया ऐसी है जिससे कि बच्चे उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू सपोर्ट द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेल्फ कंट्रोल करना, दूसरों को रिस्पेक्ट करना, सोशली एक्सेप्टेबल जो बिहेवियर है वो लाना। मतलब हमारा फोकस रहता है कि डिसिप्लिन से हम बच्चों के अंदर वो बिहेवियर जनरेट करेंगे वो जो समाज में मोस्टली जो लोग हैं उनके द्वारा स्वीकार्य है। ठीक है, तो बेसिकली ये राइट कंडक्ट की बात करता है कि जो चीज़ सही है ना, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट कंडक्ट जो है सही आचरण की समझ को इंगित करता है। यानी डिसिप्लिन मतलब वही है कि जो सही आचरण बच्चों को लाना है। अगर हम इसके एलिमेंट की बात करें तो 3 एलिमेंट होते हैं। एजुकेशन फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि एजुकेशन में यही सिखाया जाता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बेसिकली यहाँ पे वेज ऑफ लिविंग सिखाए जाते हैं ना, बच्चों को क्या सिखाया जाता है, वेज ऑफ लिविंग, कि उनको कैसे रहना है। दूसरा है रिवॉर्ड,
प्रेस करना, अप्रूवल करना, रिवॉर्ड से भी बच्चे क्या करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। तो दूसरा तत्व है इसका रिवॉर्ड करना, स्वीकृति देना, उनको कोई उपहार दे देना। तीसरा होता है पनिशमेंट। पनिशमेंट कब दिया जाता है, जब किसी भी अनडिजायरेबल बिहेवियर को कम करना हो। तो हमेशा याद रखना, जो हमारा व्यवहार है, जो भी हमारा व्यवहार होता है जो अनडिजायरेबल है, ठीक है, जो आप नहीं चाहते हैं करवाना, ये ऐसा व्यवहार जो बच्चे में आप हटवाना चाहते हैं या नहीं आप चाहते हैं कि वो बच्चा ना करे, तब हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे पनिशमेंट का यूज़ करते हैं। तो जो भी आपके अनडिजायरेबल बिहेवियर है, एक बच्चे का अनडिजायरेबल यानी जो आप नहीं चाहते हैं कि वो प्राप्त करे, तो अनडिजायरेबल बिहेवियर्स को हटाने के लिए पनिशमेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो 3 एस्पेक्ट, 3 इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं डिसिप्लिन के अंदर, 3 हमारे इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था कि क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स, किस अनुशासन का ध्यान किस ओर होना चाहिए कक्षा में। पहला है सोशल कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कि जो सोशल में रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो आपके वर्क हैं, ड्यूटीज हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेना, उसको आचरण में लाना। दूसरा है कि पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। तीसरा है सेल्फ डायरेक्शन और चौथा है एक्सेप्टेबल क्लासरूम बिहेवियर। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिसिप्लिन का ध्यान होता है। डिसिप्लिन इसलिए ही किया जाता है ताकि बच्चे पर्सनली भी एडजस्ट कर सके खुद को और सोशली भी एडजस्ट कर सके, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर विद रिस्पेक्ट टू डिसिप्लिन इन द क्लासरूम इज दैट ऑफ। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पे क्या होगी, तो देखो यहाँ पे प्रभावी शैक्षणिक अधिगम हेतु क्या करना, परिस्थितियां बनाना। शिक्षक का सबसे बड़ा काम होता है कंडीशन को बनाना, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जो कंड्यूसिव है, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जो इफेक्टिव है, जिससे बच्चे ज्यादा सीख सके, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा। फिर है द मोस्ट वैलिड इंडिकेटर ऑफ गुड क्लासरूम डिसिप्लिन। सबसे मान्य संकेतक अगर हम अच्छे अनुशासन का बोले तो क्या होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। एब्सेंस ऑफ नॉइस, ये नहीं होगा कि नॉइज नहीं है तो वो डिसिप्लिन है ना। मास्टर करना कोर्स में, ये भी नहीं होगा। कंफॉर्मिटी टू रूल्स नहीं होगा, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका यहाँ क्या है, जहां बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और सेल्फ डायरेक्शन जहां आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क शुड क्लासरूम डिसिप्लिन बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स। कक्षा अनुशासन का ध्यान किस कार्य की तरफ होना चाहिए, तो किस कार्य की तरफ होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फैसिलिटेटिंग द लर्निंग ऑफ एकेडमिक मटेरियल। ये कह रहे हैं कि जो भी आपका एकेडमिक मटेरियल है उसको फैसिलिटेट करना, यानी उसको सुगम बनाना, यानी जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारा कोर्स कंटेंट है, जो भी हम वहाँ पे एकेडमिकली कराना चाहते हैं, वो इजीली हो सके, राइट। डिसिप्लिन इसलिए ही हम कक्षा में रखते हैं ताकि जो भी चीज़ें हम पढ़ाना चाहते हैं वो इजीली सक्सेसफुली हो जाए। तो फैसिलिटेट होना लर्निंग के मटेरियल का इसका राइट हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति में अनुशासन कैसा होता है। अगर हम टीचर सेंटर्ड की बात करें, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, वहां पे डिसिप्लिन को क्या किया जाता है, इम्पोज किया जाता है। किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। थोपता है टीचर, इम्पोज करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 हमारे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन के अप्रोच होते हैं जो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 3 हमारे डिसिप्लिन की क्या है, टेक्निक्स है, जिससे कि टीचर डिसिप्लिन क्लास में लाता है, ठीक है। 3 टेक्निक्स। फर्स्ट टेक्निक देख लो क्या है, अथॉरिटेरियन यानी अधिकारवादी, अथॉरिटी डिसिप्लिन है ये, ठीक है। जहां पे टीचर जो है वो क्या करता है, टीचर के हाथ में सारी चीजें होती है, सिंपल है काफी। टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है ये, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल है, यहाँ पे कंट्रोल होता है और ऑर्डर होता है। यहाँ पे टीचर बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है और जो भी रूल है इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे इम्पोज किया जाता है। तो ये कैसा डिसिप्लिन का तरीका हुआ, अधिकारवादी हुआ। यहाँ पे मेंटेन फियर वगैरह और पनिशमेंट से क्या किया जाता है, अनुशासन लाया जाता है। तो कक्षा में अगर टीचर फियर से, कंट्रोल से या स्ट्रिक्ट रूल से यहाँ पे डिसिप्लिन ला रहा है तो वो कैसा अप्रोच है, वो कैसा तरीका है, अथॉरिटेरियन है, ठीक है। यहाँ पे टीचर जो है बच्चों को डांट रहा है, स्कोल्ड कर रहा है, पनिश करेगा होमवर्क ना करने पे, तो ये एक एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है, अथॉरिटेरियन का है। फिर आता है परमिसिव यानी उदारवादी दृष्टिकोण। उदारवादी जो आपकी तकनीक है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, ये याद रखना, ये चाइल्ड सेंटर्ड होती है। यहाँ पे बहुत कम रूल होते हैं,
या तो बहुत कम रूल होंगे या फिर यहाँ पे नो रूल्स आर इन्फोर्स्ड, कोई भी रूल्स नहीं यहाँ पे थोपे जाते हैं, या तो कम रूल है, बहुत कम है, या नो रूल है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम फ्रीडम दिया जाता है, गाइडेंस है और फ्रीडम ज्यादा है, ठीक है। लैक ऑफ डिसिप्लिन ऑफन रिजल्ट केयर, यहाँ पे बेसिकली अनुशासन की कमी से कई बार लापरवाही, गैर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कई बार यहाँ पे इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है ये, लेकिन इसको अच्छा माना जाता है, ठीक है। अ स्टूडेंट टॉक्स ड्यूरिंग क्लास बट द टीचर इग्नोर्स इट एंड अलाउज देम टू कंटिन्यू, ये एक एग्जाम्पल किसका हो सकता है, परमिसिव का हो सकता है, कि जहाँ पे बहुत रूल रेगुलेशन बाउंडेशन कम हो रखी है, चाइल्ड सेंटर्ड ज्यादा है, अगर थोड़ा बहुत बच्चे बोल भी रहे हैं तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, इस तरह का डिसिप्लिन है ये। तीसरा होता है आपका आपका लोकतांत्रिक, जिसको डेमोक्रेटिक कहते हैं। डेमोक्रेटिक में बैलेंस होता है, डेमोक्रेटिक में हम क्या कर रहे हैं कि रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, रूल्स होते हैं, लेकिन उनको एक्सप्लेन किया जाता है रीजंस के साथ। यहाँ पे बेसिकली बच्चों के अंदर रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाता है। तो रूल को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, रूल्स को क्या किया जा रहा है, समझाया जाता है। रूल्स को इम्पोज नहीं करते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे उनको समझाते हैं कि भाई ये है। जैसे यहाँ पे डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा रहा है थ्रू कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, आपसी समझ बनाई जाती है, टीचर स्टूडेंट के बीच में एक समझ होती है कि उनको रूल्स रेगुलेशन बता दिए जाते हैं पहले ही, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल है कि टीचर टेल्स स्टूडेंट्स यू मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बट यू कैन चूज द टॉपिक योरसेल्फ। ये एक एग्जाम्पल किसका हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया आपका लोकतांत्रिक डिसिप्लिन, आपका डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन है, जहां पे टीचर ने कहा कि आपको प्रोजेक्ट पूरा करना ही है, लेकिन आप अपनी मर्जी से टॉपिक को चुन सकते हैं। तो ये कैसा तरीका हुआ अनुशासन को लाने का, बहुत डेमोक्रेटिक तरीका है। तो 3 हमारे अप्रोच होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था यहाँ पे लास्ट आपका प्रीवियस ईयर आया था, D+B का क्वेश्चन है कि आपका इनमें से कौन सा डिसिप्लिन अप्रोच जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इम्पोज्ड लर्नर सेंटर्ड है, गलत हो गया, इम्पोज्ड लर्नर सेंटर्ड नहीं होता है। दूसरा है आपका कि सेल्फ कंट्रोल्ड लर्निंग सेंटर्ड है, बिल्कुल ठीक है। पार्टिसिपेटरी टीचर सेंटर्ड नहीं होता। सो ओनली 2 इसका क्या था, राइट था, ओनली 2। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन प्रकार उस अधिनायकवादी अनुशासन के विरुद्ध विद्रोह के रूप में विकसित हुआ, यानी कि एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटेरियन डिसिप्लिन। अथॉरिटेरियन डिसिप्लिन के विद्रोह में जो डिसिप्लिन का तरीका आया उसको हम क्या कहेंगे, तो कौन सा था, परमिसिव था, ठीक है। परमिसिव जो था जहां पे हम लिटिल और नो बाउंडेशन है ना, यहाँ पे फ्रीडम जो है वो बहुत ज्यादा दी जाती है, रूल जो है या तो कम होते हैं या बहुत नहीं भी होते हैं। तो परमिसिव डिसिप्लिन जो है वो अथॉरिटेरियन डिसिप्लिन के विद्रोह में आया था, ठीक है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि है ह्यूमन राइट्स विद द रेफरेंस टू चाइल्ड राइट्स। यहाँ पे चाइल्ड राइट से संबंधित आपका ह्यूमन राइट से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। फटाफट से इसको देखेंगे, इसके अंदर कुछ बेसिक बातें हैं जो हम फटाफट से डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसको आराम से समझना क्या है। देखो यहाँ पे जब हम चाइल्ड राइट की बात करते हैं तो वहां पे यूनाइटेड नेशंस का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है, जहां पे चाइल्ड राइट की बात की गई थी। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस UN इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद फाउंड किया गया था। ये क्या है, एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर काफी सारी कंट्रीज भाग लेती हैं, लगभग हर कंट्री इसका पार्ट है। इंडिया भी यूनाइटेड नेशंस के का पार्ट है। और इसका मेन पर्पस क्या है यूनाइटेड नेशंस का, टू मेंटेन पीस, यानी जो भी अलग अलग देशों में पीस को मेंटेन करना, शांति को मेंटेन करना, कोऑपरेशन की भावना बढ़ाना अलग अलग कंट्रीज के बीच में, और प्रोटेक्शन करना। ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन का काम इसका होता है, UN का होता है। तो UN 1945 में आया और जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब UN आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है। एंड इसके बाद यहाँ पे आते हैं, देखो 1948 में क्या हुआ, 1945 में तो UN आया, 1948 में UN ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जिसका नाम था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको UDHR कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे हिंदी में क्या बोलेंगे, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स
1948 में यूएन ने इसको जारी किया। और इसके अंदर क्या चीज था, इसके अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। ठीक है, हमारे जो भी फंडामेंटल राइट होते हैं सभी के लिए, ऑल पीपल ऑल ओवर कंट्रीज में जितने हमारे राइट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई थी, ताकि मतलब विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर, एज के आधार पे बिना किसी भेदभाव के कुछ फंडामेंटल राइट को यहाँ बताया गया जो सबके लिए समान था। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूडेड चिल्ड्रंस राइट। यहीं पे बच्चों के बारे में जो अधिकार है, जो राइट्स हैं, उनकी बात की गई थी, क्योंकि बच्चों का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण हो रहा था, अब्यूज, नेग्लेक्ट करना हो रहा था। तो ये याद रखना है, सबसे पहले क्या याद रखना था इसमें आपको कि यूएन जो है वो पहले फाउंड हुआ एंड देन 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की घोषणा यूएन ने की। इसके अंदर सभी के लिए फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या हुआ, फिर 20 नवंबर 1959 में यूएन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया। यानी अडॉप्शन अगर पूछा जाए कि इसको अडॉप्ट कब किया गया था लीगली, तो 1959 में किया गया था। 48 में इसकी बात तो यहाँ कर ली गई थी, 48 में हम यहाँ बात कर रहे थे डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में, लेकिन 59 में क्या हो गया था कि यहाँ पे हमने केवल चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव में बात की। ठीक है, तो 48 वाला जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसमें हमने सारे ह्यूमन, जितने भी ह्यूमन है, सबके राइट के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया। लेकिन जो 59 वाला डिक्लेरेशन आया, जो कि यूएन ने अडॉप्ट किया 1959 में, ये बहुत स्पेसिफिक था और यहाँ फोकस केवल किस पे किया गया था, चाइल्ड पे किया गया था, केवल बच्चों पे फोकस, जो अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ बात की गई थी इसके अंदर। अब इसके अंदर 10 प्रिंसिपल थे। कितने प्रिंसिपल की बात की गई? 10। और राइट्स कौन कौन से थे, ये आपको बस राइट्स बेसिक याद रखने, कौन कौन से राइट्स थे। प्रॉपर हेल्थ सर्विस का राइट था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कि नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स अगेंस्ट विल, यानी माता पिता से जबरन अलग ना होने का राइट था, कि वो अलग नहीं हो सकते, उनके पास राइट होगा कि वो पेरेंट्स के साथ रहे, उनको सेपरेट ना किया जाए। माता पिता द्वारा केयर होनी चाहिए, देखभाल होनी चाहिए, ये यहाँ पे राइट है बच्चों का। उसके बाद राइट टू अ नेम, नाम का अधिकार यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बेसिक एजुकेशन इन मदर टंग, मातृभाषा में जो प्राथमिक शिक्षा हो वो दी जाए, इसकी बात यहाँ की गई। और जीवन जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ की बात भी यहीं पे की गई है। शोषण से सुरक्षा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे और शारीरिक दंड नहीं देंगे, कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात यहाँ की गई है। तो ये जो राइट्स हैं, ये आपका डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1959 में जो अडॉप्ट किया गया था उसमें बात की गई थी। तो 48 में तो हम सभी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन 59 में क्या हुआ था कि केवल बच्चों के बारे में, राइट्स के बारे में बात की गई थी। फिर देखो यहाँ पे एक चीज और आता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यानी UNCRC 1989 क्या है। अब ये देखते हैं, 48 देखा, 59 वाला देखा, अब 1989 में क्या हुआ था। इसका हिंदी याद रखना और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र बाल विकास अभिसमय 1989 में क्या हुआ था कि जो 1959 में जो बाल अधिकारों की घोषणा थी उसको लीगल रूप यहाँ पे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे है कि 1959 की बाल अधिकारों की घोषणा को अधिक सशक्त और कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने 20 नवंबर 1989 को UNCRC को अपनाया और यह 1990 में फाइनल लागू हुआ और 20 देशों ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। तो ये क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो 1959 वाला डिक्लेरेशन आया था, ये जो हम 1959 वाला ये जो हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, या हम यहाँ पे जो इसको अपनाया गया था बच्चों के बारे में, राइट्स के बारे में, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको लीगल रूप से यहाँ पे संधि के रूप में इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली जो 1959 था वो केवल मॉरल गाइड था, मतलब उसको आधिकारिक रूप से पुष्टि उसकी नहीं हुई थी। फिर जो UNCRC आया, इसका मतलब है कि सारे गवर्नमेंट को इसको एक्सेप्ट करना होगा, मतलब एक लीगल बाइंडिंग का काम किया गया, नैतिक रूप से, कानूनी रूप से उसको बाध्यकारी बनाया गया था 1989 में। मतलब लीगली उसको बताया गया, इन्फोर्स किया गया कि भाई ये लीगल है ना, इसको सभी को लागू करना है, सभी सरकारों पे ये लागू होता है। तो यह इतिहास की सबसे अधिक अनुमोदित मानवाधिकार संधि इसको कहा जाता है, ट्रीटी कहा जाता है।
और इसको 196 देशों ने इसे स्वीकार किया। ठीक है, ये याद रखना है। और किन चीज़ों को कवर करता है? जो यूएनसीआरसी आया उसमें 54 आर्टिकल्स की बात की गई है। ठीक है, कब आया था? 1989 वाला जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली हमारे कितने आर्टिकल है? 54 आर्टिकल है। यहाँ हम बात करते हैं चिल्ड्रन राइट, जो बच्चों के अधिकारों की बात यहाँ की गई लीगली। और गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या होगी, जो सरकार की जिम्मेदारी है, शोषण से मुक्ति हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इसकी बात की गई कि प्रत्येक देश की जो सरकार है वो इसको फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली यूएनसीआरसी में ये इन चीज़ों को कवर किया गया है। तो अभी तक हमने ये सब देखा है, ये पॉइंट देख लो। 1948 में ह्यूमन राइट्स फॉर एवरीवन की बात की गई थी, सभी के लिए मानव अधिकारों की बात की गई। 59 में जो डिक्लेरेशन हुआ उसमें हम बच्चों के अधिकारों को विशेष रूप से हमने बात किया वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे नैतिक रूप से बाध्यकारी नहीं किया गया था, यानी नैतिक रूप से लीगली उसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया था सभी के लिए। बाध्यकारी तब बना जब 1989 में यूएनसीआरसी आया, तो यूएनसीआरसी में लीगली उसको बाइंडिंग किया गया कि एवरी गवर्नमेंट हैज टू फॉलो दिस। ठीक है, तो विश्व भर में सभी के लिए इसको कानूनी रूप से बाध्यकारी 1989 में बनाया गया था। ठीक है, फिर आता है राइट्स ऑफ द चाइल्ड अंडर यूएनसीआरसी। यूएनसीआरसी के तहत जो 1989 में हुआ उसमें कौन कौन से राइट्स की बात की गई है, तो ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द कन्वेंशन डिफाइंस अ चाइल्ड एज एनी ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 18। यानी यहाँ पे चाइल्ड की अगर परिभाषा की बात की जाए कि बच्चा एक बच्चा कौन होता है, तो इन्होंने कहा कि जो 18 साल से नीचे है वो क्या है? एक बच्चा है। ठीक है, तो 18 साल से कम, बिलो द एज ऑफ 18, उसको क्या कहा गया? डेफिनेशन बोली गई चाइल्ड की, एज बोला गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो राइट्स कौन कौन से हैं। राइट टू लाइफ की बात की गई, सर्वाइवल, रिक्रिएशन होना चाहिए, डेवलपमेंट की बात की गई। फिर राइट टू एजुकेशन की बात इसके अंदर की गई कि भाई शिक्षा होनी चाहिए। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज, नेग्लेक्ट एंड वायलेंस, और राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, राइट टू बी रेज्ड बाय और मेंटेन रिलेशंस विद द पेरेंट्स, यानी माता पिता द्वारा पालन पोषण और उनसे संबंध बनाए रखने का भी अधिकार यहाँ पे दिया गया बच्चों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो आपके यूएनसीआरसी के तहत बाल अधिकारों की बात की गई थी, याद रखना है, आता है पेपर में ये। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का अधिकार नहीं माना जाता है, तो शिक्षा का अधिकार बिल्कुल है, हमने अभी डिस्कस किया। सिक्योरिटी, सुरक्षा होनी चाहिए, तो यहाँ ये नहीं होगा ना। फुलफिलिंग ऑल द डिमांड्स, कोई राइट नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा अपनाई गई थी, कब अपनाई गई थी इसको? तो देखो 1959 में इसको अपनाया गया, राइट। 1959 इसका हो जाएगा 20 नवंबर 1959 में यूएन कन्वेंशन के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, जहां पे स्पेसिफिकली हमने चाइल्ड राइट के बारे में बात की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। क्या होनी चाहिए? टू गेट प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज, राइट ऑफ लाइफ, टू बी केयर्ड फॉर बाय द पेरेंट्स, और टू गेट बेसिक एजुकेशन इन मदर टंग। तो मदर टंग में बेसिक एजुकेशन हमने भी देखा, पेरेंट्स के बारे में बात की कि पेरेंटल केयर होना चाहिए, लाइफ जीवन का अधिकार, और हेल्थ सर्विसेज का भी अधिकार है। तो सारे अधिकारों की बात यहाँ पे आपका यूएनसीआरसी के अंदर किया गया। जो भी हम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन की बात कर रहे थे उसमें सभी अधिकारों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी टॉपिक अब होता है कंप्लीट। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ हमारा आज का सेशन अभी होता है समाप्त। एंड कोई भी फीडबैक होता है, एनीथिंग इफ यू वांट टू गिव मी, प्लीज फील फ्री टू गिव मी एनी काइंड ऑफ फीडबैक। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इस टॉपिक को अच्छे से मैं करवाऊँ, एंड आई होप कि मैं इसमें सफल हो गई हूँ। इसके अलावा कोई और फीडबैक होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर PDFs एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू कैन शेयर दिस वीडियो। आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जिनको भी ज़रूरत है। एंड हम अपने अगले चैप्टर में ये पार्ट अब कवर करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, छोटा सा चैप्टर होगा ये। दिस चैप्टर वी विल फिनिश नेक्स्ट। एंड इसके बाद हम साइकोलॉजी में जो चीज़ें ये आपकी दी हुई हैं इनको भी कवर करेंगे। तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू इधर दिस और ये वाला कंटेंट, जैसा भी आप कहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। प्रैक्टिस सेशंस बहुत जल्दी हमारे आएंगे इन सारे चैप्टर्स के बेसिस पे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली क्लास के साथ। स्टे ट्यून्ड।